तो दोस्तों द रन अराउंड करके एक बेहतरीन सीरीज हमें देखने को मिल रही है प्राइम वीडियो की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। द रनअराउंड्स एक आगामी अमेरिकी संगीतमय किशोर नाटक टेलीविजन श्रृंखला है जिसका निर्माण जोनास पाटे ने अमेजन प्राइम वीडियो के लिए और जिसका टेलीप्ले डेविड विल्कॉक्स द्वारा किया गया है। जोश पाटे और शैनन बर्क इसके कार्यकारी निर्माताओं में से है। इस श्रृंखला का प्रीमियर 1 सितंबर 2025 को होना है। आधार विल्मिंगटन, उत्तरी कैरोलिना में हाई स्कूल स्नातकों के एक अलग समूह के बीच एक रॉक बैंड का गठन हुआ। एक गालना, ब्रुकलिन डेकर, मैक्सिमो सालास, मार्ले अलियाह, हेस मैकार्थर, मार्क विस्ट्राच, शिया प्रिचर्ड, विलियम लिप्टन, एक्सल एलिस, जेरेमी युन, जेंडे मर्डॉक, जेसी गोलिहर, लिलाह पाटे, केली परेरा, शैली किशोर नाटक के द्वारा बनाई गई। जोनास पाटे, अभिनीत, ब्रुकलिन डेकर, मैक्सिमो सालास, मार्ले अलियाह, हेस मैकार्थर, मार्क विस्ट्राच, शिया प्रिचर्ड, विलियम लिप्टन, एक्सल एलिस, जेरेमी युन, जेंडे मर्डॉक, जेसी गोलिहर, लिलाह पाटे, केली परेरा। उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल भाषा अंग्रेजी। उत्पादन कार्यकारी निर्माता जोश पाटे, डेविड विल्कॉक्स, जोनास पाटे, शैनन बर्क, जून यू, लिसा मे फिनकेनन, स्कॉट लैम्बर्ट, डेविड एलिसन, डाना गोल्डबर्ग, मैट थुनेल। उत्पादन कंपनियां रॉकफिश फिल्म्स, स्काईडांस टेलीविजन, अमेजन एमजीएम स्टूडियोज। मूल रिलीज नेटवर्क अमेजन प्राइम वीडियो। उत्पादन द रनअराउंड्स का निर्माण स्काईडांस टेलीविजन द्वारा किया गया है और जोनास पाटे द्वारा निर्मित और कार्यकारी निर्माता है, जिसमें डेविड विल्कॉक्स का एक टेलीप्ले भी शामिल है। इस श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता जोश पाटे, शैनन बर्क, जून यूम, लिसा मे फिनकेनन, स्कॉट लैम्बर्ट, डेविड एलिसन, डाना गोल्डबर्ग, मैट थुनेल और विल्कॉक्स है। 8 भागों वाली यह श्रृंखला इसी नाम के वास्तविक बैंड से प्रेरित है और इसमें वास्तविक समूह के सदस्य विलियम लिप्टन, एक्सल एलिस, जेरेमी यू, जेंडे मर्डॉक और जेसी गोलिहर कलाकारों के बीच शामिल होंगे। द रनअराउंड्स का बैंड 2021 में बना था, जब जोनास पाटे अपने विल्मिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना स्थित टेलीविजन श्रृंखला आउटर बैंक्स में प्रदर्शित होने के लिए एक समूह की कास्टिंग कर रहे थे, जिसमें समूह ने आउटर बैंक्स के तीसरे सीजन में अपनी उपस्थिति से पहले पाटे के लिए पहली बार एक साथ प्रदर्शन किया था। उन्हें 5000 से अधिक संगीतकारों में से चुना गया था, जिन्होंने आउटर बैंक्स के लिए कास्टिंग कॉल का जवाब दिया था। 5 अगस्त 2024 में ब्रुकलिन डेकर, मैक्सिमो सालास, मार्ले अलियाह, हेस मैकार्थर, मार्क विस्ट्राच और शिया प्रिचर्ड कलाकारों में शामिल हुए। 6 कलाकारों में लीला पाटे और केली परेरा भी शामिल है। फिल्मांकन अगस्त 2024 में शुरू हुआ। 7 फिल्मांकन स्थानों में विल्मिंगटन, उत्तरी कैरोलिना शामिल है। 8 मुक्त करना द रनअराउंड्स के सभी 8 एपिसोड 1 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाले हैं। जोनास जेम्स पाटे, जन्म 15 जनवरी 1970, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता है। उन्होंने द ग्रेव, डिसीवर, द टेक और श्रिंक जैसी फिल्में लिखीं और निर्देशित कीं। पैट ने यूएसए नेटवर्क श्रृंखला गुड वर्सेस एविल, एनबीसी श्रृंखला सरफेस और नेटफ्लिक्स श्रृंखला आउटर बैंक्स का भी सहनिर्माण किया। प्रारंभिक जीवन जोनास पाटे का जन्म विंस्टन-सलेम, उत्तरी कैरोलिना में हुआ था और वह साथ ही फिल्म निर्माता जोश पाटे के जुड़वां भाई है। एक पाटे के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह छोटे थे और भाई बहनों का पालन पोषण प्राथमिक विद्यालय में उनकी मां और सौतेले पिता के साथ अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ और हाई स्कूल में उनके पिता और सौतेली मां के साथ रायफोर्ड,
एनसी में हुआ। 2. उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया और 1992 में स्नातक किया। 3. 4. आजीविका। 1996 में पैट ने अपने भाई जोश के साथ द ग्रेव नामक थ्रिलर फिल्म को लिखकर और निर्देशित करके अपने करियर की शुरुआत की। 5. 6. सनडांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के बाद इसे सकारात्मक समीक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला मिली। 4. 7. अगले वर्ष उन्होंने फिल्म डिसीवर पर सहयोग किया। 8. बाद में उन्होंने अपने भाई के साथ फंतासी एक्शन टेलीविजन शो गुड बनाम एविल 1999 का सहनिर्माण किया। 9. 2003 से 2004 तक उन्होंने एले ड्रगनेट पर सह कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 10. 11. जिसके लिए उन्होंने एक एपिसोड भी लिखा। 12. जैसा कि उनकी फिल्मोग्राफी पहले से ही विकसित हो रही थी, उन्होंने बैटलस्टार गैलाक्टिका 2005, 15, 16, बायोनिक वुमन 2007, 17, फ्राइडे नाइट लाइट्स 2007 से 2010, 18 चक 2008, 19 द फिलैंथ्रोपिस्ट 2009, 20 कैप्रिका 2010, 21, 22, 23 अंडरकवर 2010, 24 द इवेंट 2010 से 2011, 25 और प्राइम सस्पेक्ट 2011 जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं पर कई निर्देशन कार्य किए। 26 उन्होंने द टेक 2007 के लिए पटकथा लिखकर अपना फिल्मी करियर जारी रखा। 27, 28 पैट बैटलस्टार गैलेक्टिका प्रीक्वल ब्लड एंड क्रोम के निर्देशक और कार्यकारी निर्माता है। 30, 31, 32, 33 उन्होंने स्वतंत्र अपराध ड्रामा फिल्म वे डाउन साउथ का निर्देशन करने के लिए भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसे उन्होंने और उनके भाई ने लिखा है। 34, 35 पैट नेटफ्लिक्स के लिए आउटर बैंक्स के सहनिर्माता और कार्यकारी निर्माता है, जो एक किशोर नाटक है जिसका प्रीमियर 15 अप्रैल 2020 को हुआ था। 36 व्यक्तिगत जीवन पैट वर्तमान में अपनी पत्नी जेनिफर 37 और 2 युवा वयस्क बच्चों लिलाह और कूपर 38 के साथ विल्मिंगटन, उत्तरी कैरोलिना में रहते हैं। 36 2020 में उन्हें गवर्नर रॉय कूपर द्वारा फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल स्ट्रीमिंग पर गवर्नर की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया था। 36 उनकी बेटी लिलाह ने आउटर बैंक्स और कई अन्य नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो श्रृंखलाओं में कई कैमियो किए हैं, जैसे द समर आई टर्न्ड प्रिटी। ब्रुकलिन डेनियल डेकर 2 जन्म 12 अप्रैल 1987 एक अमेरिकी मॉडल और अभिनेत्री है, जो शायद स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्विमसूट अंक में अपनी उपस्थिति के लिए जानी जाती है, जिसमें 2010 का अंक का कवर भी शामिल है। 2010 के स्विम संग्रह के लिए विक्टोरिया सीक्रेट के लिए काम करने के अलावा उन्होंने चक, अगली बेटी, द लीग और रॉयल पेंस में अतिथि भूमिका के साथ टेलीविजन में कदम रखा। उन्होंने जस्ट गो विद इट 2011 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और बाद में बैटलशिप 2012 और व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग 2012 में अभिनय किया। 2015 में उन्हें नेटफ्लिक्स के ग्रेस एंड फ्रैंकी में मैलोरी हैंसन की भूमिका निभाते हुए एक नियमित श्रृंखला के रूप में लिया गया था। प्रारंभिक जीवन डेकर का जन्म केटरिंग, ओहियो में हुआ था। 3 जो डेटन का एक उपनगर है, वह टेसा नी मूर की बेटी है। 4 जो एक नर्स थीं और स्टीफन डेकर जो एक पेसमेकर विक्रेता थे। 3 उनका एक छोटा भाई जॉर्डन है। 5 वह और उनका परिवार मिडलटाउन, ओहियो चले गए। 3 फिर मैथ्यूज, उत्तरी कैरोलिना, जो चार्लोट का एक उपनगर है। 5 उन्होंने डेविड डब्ल्यू बटलर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वह एक चीयरलीडर थीं और उन्हें सीनियर क्लास की अध्यक्ष चुना गया था। 6 डेकर को किशोरावस्था में चार्लोट शॉपिंग मॉल में खोजा गया था और उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत एक प्रॉम ड्रेस निर्माता मॉरी सिमोन के चेहरे के रूप में की थी। उन्होंने कनेक्शंस मॉडल एंड टैलेंट कन्वेंशन में 2003 का मॉडल ऑफ
द ईयर पुरस्कार जीता। 7. आजीविका बाहरी छवि छवि आइकन डेकर के स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्विमसूट अंक का 12 फरवरी 2010 का कवर। डेकर को टीन वोग, कॉस्मोपॉलिटन, एफएचएम और ग्लैमर के संपादकीय लेखों में चित्रित किया गया है और उन्होंने जीक्यू, एस्क्वायर, ग्लैमर और फ्लेयर के अंतर्राष्ट्रीय कवरों की शोभा बढ़ाई है। वह द गैप, इंटिमिसिमी और विक्टोरियाज सीक्रेट के अभियानों में दिखाई दी है और जिमी बफेट और बैंड 3 डोर्स डाउन के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी है। 2005 में न्यूयॉर्क शहर जाने के 2 महीने के भीतर डेकर ने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्विमसूट एडिशन के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें वह पहली बार 2006 में दिखाई दीं। 8. उन्हें फिर से 2007 के संस्करण में दिखाया गया और 2007 के बिहाइंड द सीन्स टेलीविजन स्पेशल की मेजबानी की। वह 2008 में लगातार तीसरी बार लौटीं। डेकर को 2010 के संस्करण के लिए कवर गर्ल चुना गया, जिसे मालदीव द्वीपों में शूट किया गया था। 2007 में CNN/SI वेबसाइट पर पॉल जिमरमैन के साथ शी सेज, जेड सेज नामक एक आवर्ती फीचर था, जिसमें वे सप्ताह के NFL फुटबॉल खेलों पर चर्चा करती थीं। डेकर 2007 में टेलीविजन के लिए बने लिपशिच सेव्स द वर्ल्ड में दिखाई दीं। 9-10 2008 में डेकर ने अन्य स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड मॉडलों के साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की घंटी बजाई। 11 डेकर 2009 में डेकर ने NBC के शोचक में अतिथि भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक मॉडल की भूमिका निभाई जो बाय मोर गर्ल बनने के लिए आवेदन कर रही थी। उन्होंने 30 जुलाई 2009 को USA नेटवर्क के रॉयल पेन्स में अतिथि भूमिका निभाई। डेकर ने स्विमसूट मॉडल रेचल की भूमिका निभाई, जबकि पीटर जैकबसन ने उनके पति एलन की भूमिका निभाई। 8 फरवरी 2010 को डेविड लेटरमैन ने लेट शो विद डेविड लेटरमैन में घोषणा की कि डेकर को 2010 स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्विमसूट कवर मॉडल के रूप में चुना गया है। 13 अपने चयन को जीवन भर की खबर कहते हुए डेकर ने स्वीकार किया कि जब उनकी मां ने सुना कि उनकी बेटी कवर की शोभा बढ़ाएगी तो वह रो पड़ी। 14 डेकर ने जर्मनीज नेक्स्ट टॉप मॉडल के 5वें चक्र में अतिथि जज के रूप में काम किया। उद्धरण वांछित कथित तौर पर उन्हें ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून में मुख्य महिला भूमिका के लिए विचार किया गया था। 15 डेकर ने एस्क्वायर पत्रिका की 2010 की सेक्सिएस्ट वुमन अलाइव ब्रैकेट चुनौती जीती। 16 2011 में उन्हें मेंस हेल्थ द्वारा अब तक की 100 सबसे हॉट महिलाओं में से एक नामित किया गया था। 17 और MTV नेटवर्क्स के nextmovie.com ने उन्हें 2011 में देखने लायक ब्रेकआउट स्टार्स में से एक नामित किया था। हेस मैकार्थर, जन्म 16 अप्रैल 1977, एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता है। उन्होंने TBS कॉमेडी श्रृंखला एंजी ट्रिबेका में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन मैकार्थर ब्रूस और शेली मैकार्थर के बेटे हैं। 2 उनके सौतेले पिता व्यवसायी विलियम एफ फार्ले है। 3 उनके छोटे भाई साथी अभिनेता और लेखक स्कॉट मैकार्थर है। मैकार्थर ने डियरफील्ड अकादमी में पढ़ाई की और मेन के ब्रंसविक स्थित बोडॉइन कॉलेज से गवर्नमेंट में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे फुटबॉल टीम में क्वार्टरबैक थे। उन्होंने ग्राउंडलिंग्स थिएटर कंपनी और अटलांटिक थिएटर कंपनी में अध्ययन किया है। उद्धरण वांछित अभिनय कैरियर मैकार्थर ने 2003 के रेबेल्स ऑफ कॉमेडी कॉम्पिटिशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे मैड टीवी, कॉमेडी सेंट्रल के प्रीमियम ब्लेंड, पुशिंग डेजीज और मीडियम जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। 2005 में मैकार्थर ने जेसन विनर के साथ 16 मिनट की लघु फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ बिग हैंडसम गाय एंड हिज लिटिल फ्रेंड का सहलेखन, निर्माण और अभिनय किया। लघु फिल्म को 2006 में टीवी के लिए पायलट के रूप में तैयार किया गया था। वह कर्ब योर एंथुसियाज्म के एपिसोड में एक वेटर के रूप में भी दिखाई दिए, जहां ब्रेकअप के बाद हर
कोई लैरी की पत्नी को उसके ऊपर चुनता है। 2007 में मैकार्थर मंगेतर अली लार्टर के साथ नेशनल लैम्पून के होमो इरेक्टस में दिखाई दिए और डिज्नी फिल्म द गेम प्लान में एक हास्य सहायक भूमिका में भी दिखाई दिए। 4 टेलीविजन शो हाउ आई मेट योर मदर और वर्स्ट वीक में आवर्ती भूमिकाओं के साथ वह 2010 की फिल्मों शी। मई 2010 में एनबीसी ने घोषणा की कि मैकार्थर टेलीविजन सीरीज परफेक्ट कपल्स में अभिनय करेंगे। आधे घंटे की इस रोमांटिक कॉमेडी का प्रीमियर 2010 से 2011 के टीवी सीजन के दूसरे भाग में हुआ था। 5 यह शो मई 2011 में रद्द कर दिया गया था। 2012 में मैकार्थर को व्हिटनी के कई एपिसोड के साथ साथ गो ऑन और ब्रोकन लिज्ड फिल्म द बेबी मेकर्स में भी दिखाया गया था। उन्होंने स्टीव कैरेल द्वारा निर्मित टीबीएस पर एंजी ट्रिबेका में रशीदा जोन्स के साथ 3 सीजन तक पुरुष प्रधान भूमिका निभाई। 6-7 वह नेटफ्लिक्स के टेलीविजन शो मेरी हैप्पी व्हाटेवर में डेनिस क्वेड के साथ नियमित रूप से दिखाई दिए। यह शो टकर कैवले द्वारा बनाया गया था, जो एवरीबडी लव्स रेमंड के एपिसोड लिखने के लिए जाने जाते हैं। 8 हाल ही में वह एप्पल टीवी प्लस पर द मॉर्निंग शो में अतिथि कलाकार की भूमिका में और हुलू एंथोलॉजी इनटू द डार्क में अतिथि मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। 9-10 मैकार्थर ब्रोकन लिज्ड कॉमेडी टीम और ब्रायन कॉक्स के साथ सुपर ट्रूपर्स 2 फिल्मों में दिखाई दिए। 11 और बॉबी फेरेली की पैरामाउंट फिल्म डियर सांता में जैक ब्लैक के साथ अभिनय किया। 12-13 वह आउटर बैंक्स के रचनाकारों की आगामी अमेजन श्रृंखला द रनअराउंड्स में एक नियमित कलाकार है। 14-15 व्यक्तिगत जीवन मैकार्थर का पहला नाम उनकी महान चाची अभिनेत्री हेलेन हेस के सम्मान में रखा गया था, जिनकी शादी उनके दादा अलेक्जेंडर मैकार्थर के भाई चार्ल्स मैकार्थर से हुई थी। 2-16 उनके दादा के दूसरे भाई जॉन डी मैकार्थर एक बीमा कंपनी के मालिक और कार्यकारी थे और उन्होंने जॉन डी और कैथरीन टी मैकार्थर फाउंडेशन की स्थापना की, जो मैकार्थर फेलोशिप का लाभार्थी था। मैकार्थर ने दिसंबर 2007 में हीरोज अभिनेत्री अली लार्टर, जो उनकी 3 साल की प्रेमिका थीं, से सगाई कर ली। 1 अगस्त 2009 को मैकार्थर ने मेन के केनेबंक में अपने माता-पिता की संपत्ति में एक छोटे समारोह में लार्टर से शादी कर ली। 20 जुलाई 2010 को यह घोषणा की गई कि दंपति अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। 21 लार्टर और मैकार्थर का एक बेटा 2010 में और एक बेटी 2015 में पैदा हुई। 2013 तक दंपति के पास 2 कुत्ते जैकपॉट और एला भी थे। मैकार्थर हायर ग्राउंड यूएसए के निदेशक मंडल में स्वयंसेवक और सेवारत है, जो एक चैरिटी है जो सैन्य दिग्गजों, प्रथम उत्तरदाताओं और विकलांग लोगों के लिए मनोरंजक चिकित्सा प्रदान करती है। 2014 में मैकार्थर को उनकी पत्नी अली लार्टर के साथ द स्पिरिट ऑफ एलिसियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उस कलाकार को दिया जाता है जिसने लॉस एंजल्स स्थित चैरिटी द आर्ट ऑफ एलिसियम के लिए स्वयंसेवा में निरंतरता दिखाई हो। यह चैरिटी अस्पतालों में लंबे समय तक रहने वाले बीमार बच्चों के लिए अभिनय, कला, हास्य, संगीत और रचनात्मक लेखन कार्यशालाएं आयोजित करती है। 2011 में डेकर को फिल्म बैटलशिप में मुख्य महिला पात्र सामंथा शेन के रूप में लिया गया, जो एक एडमिरल की बेटी है जो एक भौतिक चिकित्सक के रूप में काम करती है, जो इसी नाम के बोर्ड गेम पर आधारित थी। भूमिका ने उन्हें घायल योद्धा परियोजना के साथ कुछ समय बिताने की अनुमति दी। उन्होंने पर्ल हार्बर और सैन एंटोनियो के मेडिकल अस्पतालों की भी यात्रा की और उन सैनिकों के साथ काम किया जो विदेशों से घायल होकर वापस आए थे। 19 वह इसी नाम की किताब पर आधारित कॉमेडी व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग 2012 के कलाकारों की टुकड़ी का भी हिस्सा थीं। उन्होंने डेनिस क्वेड के चरित्र की पत्नी की भूमिका निभाई। 20 2015 में
डेकर ने नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज ग्रेस एंड फ्रैंकी में जेन फोंडा के किरदार ग्रेस की बेटी मैलोरी हैंसन की मुख्य भूमिका निभाई और उनके अभिनय को आलोचकों की प्रशंसा मिली। सीरीज का 7वां और अंतिम सीजन 2022 में प्रसारित होगा। व्यक्तिगत जीवन। डेकर ने 2007 में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी एंडी रॉडिक को डेट करना शुरू किया और मार्च 2008 में उनकी सगाई हो गई। इस जोड़े ने 17 अप्रैल 2009 को शादी की और पहले रॉडिक के गृहनगर ऑस्टिन, टेक्सास में रहते थे। अब वे उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में रहते हैं। 21-22 इस जोड़े का एक बेटा और एक बेटी है। रॉडिक ने डेकर की 2011 की फिल्म जस्ट गो विद इट में एक टेनिस खिलाड़ी की भूमिका निभाई थी, जिससे उनका किरदार घर लौटते समय विमान में मिलता है। अपने खाली समय में डेकर स्पेशल ओलंपिक के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में काम करना जारी रखती है। मार्क विस्ट्राच एक अमेरिकी कंट्री म्यूजिक संगीतकार और अभिनेता है। विस्ट्राच ने अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म द आइज ऑफ टैमी फे में अभिनय किया था। वह कंट्री बैंड मिडलैंड के प्रमुख गायक है। 2. अभिनय और मॉडलिंग करियर। सितंबर 2007 में शो के डायरेक्टिवी पर स्थानांतरित होने से पहले विस्ट्राच ने 2006 से 2007 तक एनबीसी के धारावाहिक पैशंस में फॉक्स क्रेन की भूमिका निभाई थी। CSI मियामी सीजन 6 एपिसोड 11 में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी। उन्होंने टेलीविजन सीरीज कामेन राइडर ड्रैगन नाइट में नोलन और विक फ्रेजर उर्फ कामेन राइडर रैथ की भूमिका निभाई थी। 2017 में विस्ट्राच ने फिल्म जॉनी क्राइस्ट में मुख्य भूमिका निभाई। 3. उन्होंने 2021 की फिल्म द आइज ऑफ टैमी फे में देशी गायक गैरी एस पैक्सटन का किरदार भी निभाया। उन्हें एक मॉडल के रूप में IMG मॉडल्स में भी साइन किया गया था। 4. व्यक्तिगत जीवन। अक्टूबर 2019 में उन्होंने टाइलर हेनी से शादी की और नवंबर 2019 में आपातकालीन C-सेक्शन से उनकी पहली संतान, एक लड़की, का जन्म हुआ। 5 दिसंबर 2021 में दंपति को दूसरी संतान, एक लड़का हुआ। जोशुआ वॉरेन पाटे, जन्म 15 जनवरी 1970। 1 अमेरिकी पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता है। उन्होंने द ग्रेव, डिसीवर और द टेक जैसी फिल्में लिखीं। पाटे ने गुड वर्सेस एविल, सरफेस और आउटर बैंक्स का भी सहनिर्माण किया। प्रारंभिक जीवन। जोश पाटे का जन्म विंस्टन-सलेम, उत्तरी कैरोलिना में हुआ था और वे साथी फिल्म निर्माता जोनास पाटे के जुड़वां भाई है। 3-4 उन्होंने 1992 में चैपल हिल स्थित उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 आजीविका। 1996 में पैट ने अपने भाई जोनास के साथ द ग्रेव नामक थ्रिलर पर काम करते हुए अपने पटकथा लेखन करियर की शुरुआत की। 6-7 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के बाद फिल्म को व्यापक सकारात्मक समीक्षा मिली। 8 उन्होंने अगले वर्ष फिल्म डिसीवर पर सहयोग किया। 9 द पैट ब्रदर्स ने बाद में फंतासी एक्शन टेलीविजन शो गुड वर्सेस एविल 1999 बनाया। 10-11 बाद में उन्होंने फास्टलेन 2002 से 2003 के 2 एपिसोड निर्देशित किए। 12-13 2003 से 2004 तक पैट ने एले ड्रैगनेट पर सहकार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जिसके लिए उन्होंने 2 एपिसोड भी लिखे। 14-15 2005 में उन्होंने साइंस फिक्शन सीरीज सरफेस का सहनिर्माण किया, जो 2006 तक प्रसारित हुआ। 16-17-18 उसी वर्ष उन्होंने क्रिस इसाक संगीत वीडियो प्लीज 19 और फ्राइडे नाइट लाइट्स के एक एपिसोड का सहनिर्देशन भी किया। 20 उन्होंने द टेक 2007 की पटकथा का सहलेखन करके अपने फिल्मी करियर को जारी रखा। 21-22 2007 से 2008 तक उन्होंने पैरानॉर्मल रोमांस टेलीविजन ड्रामा मूनलाइट पर सलाहकार निर्माता का पद संभाला। 23-24-25
26 पैट 2012 की कॉमेडी फंतासी फिल्म मिरर मिरर के कार्यकारी निर्माता थे। 27-28 उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर स्वतंत्र अपराध ड्रामा फिल्म वे डाउन साउथ का सहलेखन भी किया। 29-30 उन्होंने संगीत श्रृंखला द रनअराउंड्स बनाई, जिसका फिल्मांकन जुलाई 2024 में विल्मिंगटन, उत्तरी कैरोलिना में शुरू हुआ। शैनन बर्क, जन्म 11 सितंबर 1966, एक अमेरिकी उपन्यासकार और पटकथा लेखक है। जीवनी बर्क का जन्म विल्मेट, इलिनॉइस में हुआ था और उन्होंने उत्तरी कैरोलिना चैपल हिल विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उद्धरण आवश्यक स्नातक होने के बाद वह न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट में पैरामेडिक बन गए। बर्क ने इन अनुभवों का इस्तेमाल अपने उपन्यासों से फ्लाइट 2004 और ब्लैक फ्लाइज 2008 में किया। 1-2 बर्क ने 4 उपन्यास प्रकाशित किए हैं, सेफ्लाइट 2004, ब्लैक फ्लाइज 2008, इनटू द सैवेज कंट्री 2015 और द ब्रदर ईयर्स 2020। वह विभिन्न फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं में भी शामिल रहे हैं, जिनमें फिल्म सीरियाना 2005 की पटकथा पर काम भी शामिल है। 3-4 और वह नेटफ्लिक्स सीरीज आउटर बैंक्स के सहनिर्माता और कार्यकारी निर्माता है। 5 बर्क अपने 2 बेटों के साथ टेनेसी के नॉक्सविले में रहते हैं। 6-7 उपन्यास सेफ्लाइट 2004, रैंडम हाउस, ISBN 9780812971743, ब्लैक फ्लाइज 2008, सॉफ्ट स्कल प्रेस, ISBN 9781593761912, इनटू द सैवेज कंट्री 2015, पैंथियन, ISBN 9780307908926, द ब्रदर ईयर्स 2020, पैंथियन, ISBN 1524748641। आलोचनात्मक स्वागत बर्क का पहला उपन्यास सेफ्लाइट HIV से ग्रस्त एक तलवारबाज और एक पैरामेडिक की प्रेम कहानी है, जो अपने मरीजों की तस्वीरों के जरिए दुनिया से जुड़ता है। बर्क ने कहा कि उनका मानना है कि यह उपन्यास व्यक्तिगत मुक्ति के बारे में है। इस किताब को खूब सराहा गया। 8 और न्यूयॉर्क टाइम्स की जूलिया लिवशिन ने उपन्यास को एक न्यूनतमवादी कृति कहा। 9 रैंडम हाउस के पूर्व संपादक और प्रमुख डैनियल मेनाकर ने सेफ्लाइट को मेरे द्वारा संपादित सबसे कम रेटिंग वाले उपन्यासों में से एक बताया। 10 बर्क का दूसरा उपन्यास ब्लैक फ्लाइज एक पैरामेडिक के परीक्षणों और नैतिक पतन के बारे में है। बर्क खुद न्यूयॉर्क में एक पैरामेडिक थे और उन्होंने उस नौकरी से मिले अनुभवों को उपन्यास में इस्तेमाल किया। 11 यह किताब पैरामेडिक्स के यथार्थवादी चित्रण के लिए विख्यात थी। 12-13 न्यूयॉर्क टाइम्स में लेजल शिलिंगर ने उपन्यास को तीखा और नैतिक रूप से गूंजने वाला कहा। 11 ब्लैक फ्लाइज न्यूयॉर्क टाइम्स की एक उल्लेखनीय किताब थी। 14 यह कई पुरस्कारों की सूची में थी। 15, 16, 17 और इसने फ्रांस का प्रिक्स डे मिस्टर डेला क्रिटिक जीता। 18 बर्क का तीसरा उपन्यास इनटू द सैवेज कंट्री एक ऐतिहासिक साहसिक उपन्यास था, जो उनके पिछले 2 उपन्यासों से पृष्ठभूमि और स्वर में एक अलग मोड़ था। प्रकाशन के बाद एक साक्षात्कार में बर्क ने कहा कि वह किडनैप्ड या व्हाइट फैंग जैसा एक साहसिक उपन्यास लिखना चाहते थे। 19 यह उपन्यास 1820 के दशक के ट्रैपर्स के ऐतिहासिक चित्रण के लिए यादगार था। 20 और आम तौर पर इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। यह रीडिंग द वेस्ट बुक अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट था। 21 द ब्रदर ईयर्स एक आने वाली उम्र का उपन्यास है, जो बर्क के उपनगरीय शिकागो में बिताए बचपन पर आधारित है। यह अगस्त 2020 में प्रकाशित हुआ था। पुरस्कार 2008 बिलीवर बुक अवार्ड ब्लैक फ्लाइज के लिए फाइनलिस्ट 15, 2010 अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार ब्लैक फ्लाइज के लिए लंबी सूची 22, 2015
ग्रांड प्रिक्स डी लिटरेचर पोलिसियर ब्लैक फ्लाइज के लिए उपविजेता 16, 2015 प्रिक्स मिस्टर डे ला क्रिटिक ब्लैक फ्लाइज के लिए विजेता 18, 2015 रीडिंग द वेस्ट बुक अवार्ड इनटू द सैवेज कंट्री के लिए शॉर्टलिस्ट 21, 2017 प्रिक्स एसएनसीएफ डू पोलर ब्लैक फ्लाइज के लिए शॉर्टलिस्ट। डेविड विल्कॉक्स एक टेलीविजन लेखक और निर्माता है। आजीविका, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर, ड्रगनेट और लाइफ ऑन मार्स के अमेरिकी रीमेक जैसी श्रृंखलाओं पर काम करने के लिए जाना जाता है। एबीसी ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए 666 पार्क एवेन्यू को चुना। विल्कॉक्स ने इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया और कार्यकारी निर्माता और लेखक के रूप में काम किया। एक झब्बे 2009 की गर्मियों में विल्कॉक्स दूसरे सीजन की शुरुआत में फॉक्स सीरीज फ्रिंज में सहकार्यकारी निर्माता और लेखक के रूप में शामिल हुए। तीसरे सीजन के समापन के बाद उन्होंने शो छोड़ दिया। उन्होंने जिन एपिसोड्स में योगदान दिया वे इस प्रकार है। फ्रैक्चर, स्नेक हेड, क्या शेपशिफ्टर्स इलेक्ट्रिक भेड़ का सपना देखते हैं, मैथ्यू पिट्स के साथ सहलिखित। द एबड टेड, कार्यकारी कहानी संपादक ग्राहम रोलैंड द्वारा सहलिखित। अमरता, कहानी संपादक एथन ग्रॉस द्वारा सहलिखित। 6:02 पूर्वाह्न EST, सहकार्यकारी निर्माता जोश सिंगर और रोलैंड के साथ सहलिखित। डेविड एलिसन, जन्म 9 जनवरी 1983, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। वह अरबती और ओरेकल कॉरपोरेशन के सहसंस्थापक लैरी एलिसन के पुत्र है। वह 2006 में स्थापित स्काईडांस मीडिया के संस्थापक और CEO थे, जो 2025 तक कार्यरत रहेगा। उन्होंने टॉप गन, मेवरिक 2022 सहित कई फिल्मों का निर्माण किया है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला था। अगस्त 2025 से एलिसन पैरामाउंट स्काईडांस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्यरत है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, एलिसन का जन्म 9 जनवरी 1983 को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा काउंटी में हुआ था। वह अरबती ओरेकल कॉरपोरेशन के सहसंस्थापक और अध्यक्ष लैरी एलिसन और उनकी पूर्व पत्नी बारबरा बूथ एलिसन के बेटे हैं। उनके पिता इतालवी और यहूदी विरासत के हैं। एलिसन अपनी मां के साथ कैलिफोर्निया के वुडसाइड में बड़े हुए, जिन्होंने फिल्म के लिए उनके प्यार का पोषण किया। उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भाग लिया, लेकिन अपनी पहली फिल्म फ्लाई बॉय बनाने के लिए 2005 में अपने फिल्म स्कूल से बाहर निकल गए। 4 एलिसन अपने पिता के दोस्त, व्यवसायी स्टीव जॉब्स से प्रभावित थे और जॉब्स की सलाह के तहत इसे संशोधित करने से पहले उन्होंने स्काईडांस मीडिया के लिए जॉब्स को अपना विचार दिया। आजीविका, एलिसन स्काईडांस मीडिया के CEO और संस्थापक है। कंपनी की फिल्मों में मिशन इम्पॉसिबल, फॉलआउट, एनिहिलेशन, वर्ल्ड वॉर जेड, ट्रू ग्रिट, जैक रीचर, स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस, स्टार ट्रेक बियॉन्ड शामिल है। एलिसन को 2010 में वैरायटी की डीलमेकर सूची 5 और 2011 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया था। 6 एलिसन को टॉप गन, मेवरिक के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। एक अभिनेता के रूप में एलिसन ने फ्लाई बॉयज, लिटिल फिश, स्ट्रेंज पॉन्ड और होल इन वन फिल्मों में अभिनय किया है। एलिसन की कंपनी स्काईडांस मीडिया ने 2013 में अपने टेलीविजन विभाग की शुरुआत के साथ विस्तार किया। उन्होंने अल्टर्ड कार्बन और ग्रेस एंड फ्रैंकी जैसे शोज का कार्यकारी निर्माण किया है। 2014 में एलिसन ने पुरुषों के कपड़ों की एक नई लाइन लॉन्च की, जिसे लनाई कलेक्शन कहा गया। 2017 में एलिसन ने स्पेन के इलियन एनिमेशन स्टूडियो के साथ साझेदारी में स्काईडांस एनिमेशन को लॉन्च करने में मदद की। उन्होंने स्काईडांस एनिमेशन को चलाने के लिए पूर्व पिक्सर CCO जॉन लेसेटर को नियुक्त किया। 8 पैरामाउंट स्काईडांस कॉरपोरेशन,
जनवरी 2024 में यह बताया गया कि एलिसन स्काईडांस मीडिया का पैरामाउंट ग्लोबल के साथ विलय करने और पैरामाउंट ग्लोबल की मूल कंपनी नेशनल एम्यूजमेंट्स को शेरी रेडस्टोन से खरीदने में रुचि रखती है। 9. इस विलय को जुलाई 2025 में एफसीसी से मंजूरी मिल गई। विलय 7 अगस्त 2025 तक पूरा हो गया और पैरामाउंट स्काईडांस कॉरपोरेशन का गठन हुआ। एलिसन विलय की गई कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्यरत है। 10. व्यक्तिगत जीवन। एलिसन एक लाइसेंस प्राप्त पायलट है जिनके पास हेलीकॉप्टर विमानन, एरोबेटिक्स, वाणिज्यिक विमानन, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग है। 2003 में 20 वर्ष की आयु में उन्हें ईए एयरवेंचर ओशकोश में सीन डी. टकर की स्टार्स ऑफ टुमारो एरोबेटिक टीम के सदस्य के रूप में चुना गया था। 11. एलिसन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और टेलीविजन अकादमी के सदस्य है। 12. उन्होंने 1 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में अभिनेत्री और गायिका सैंड्रा लिन मोडिक से शादी की। 13. इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। विल्मिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के न्यू हनोवर काउंटी में एक बंदरगाह शहर है। 2020 की जनगणना के अनुसार 115,451 की आबादी के साथ यह राज्य का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 7. न्यू हनोवर काउंटी की काउंटी सीट। यह विल्मिंगटन महानगरीय क्षेत्र का प्रमुख शहर है, जिसमें न्यू हनोवर, ब्रंसविक और पेंडर काउंटी शामिल है। 8. 2023 तक इस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 467,337 थी। 6. विल्मिंगटन का आवासीय क्षेत्र केप फियर नदी और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है और शहर औपनिवेशिक युग में एक वाणिज्यिक बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। 19वीं सदी के अंत में विल्मिंगटन एक बहुसंख्यक काला, नस्लीय रूप से एकीकृत, समृद्ध शहर था और उत्तरी कैरोलिना में सबसे बड़ा। इसे 1898 में विल्मिंगटन नरसंहार के रूप में जाना जाने लगा, जब श्वेत वर्चस्ववादियों ने एक तख्तापलट किया जिसने वैध रूप से निर्वाचित स्थानीय फ्यूजनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंका। 9. इसके परिणामस्वरूप शहर से विपक्षी काले और सफेद राजनीतिक नेताओं का निष्कासन हुआ, काले नागरिकों की संपत्ति और व्यवसायों का विनाश हुआ, जिसमें शहर का एकमात्र काला अखबार भी शामिल था, और अनुमानित 60 से 300 से अधिक लोगों की मौत हुई। 9. 10. 11. विल्मिंगटन के डाउनटाउन में 1.75 मील 2.82 किलोमीटर का रिवर वॉक शामिल है। 12. जिसे 20वीं सदी के अंत में एक पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित किया गया था। 2003 में शहर को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा तटरक्षक शहर के रूप में नामित किया गया था, जो वर्तमान में उस पदनाम वाले 29 शहरों में से एक है। 13. यह पूर्व में यूएससीजीसी डिलीजेंस, एक संयुक्त राज्य तटरक्षक मध्यम धीरज कटर का घरेलू बंदरगाह था। 14. 15. विल्मिंगटन को 2020 में देश का पहला द्वितीय विश्व युद्ध हेरिटेज शहर घोषित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का युद्धपोत यूएसएस नॉर्थ कैरोलिना, जो अब एक युद्ध स्मारक है, डाउनटाउन बंदरगाह क्षेत्र के पार स्थित है और पर्यटन के लिए जनता के लिए खुला है। 16. अन्य आकर्षणों में केप फियर म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस और चिल्ड्रन म्यूजियम ऑफ विल्मिंगटन शामिल है। यह शहर उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय विल्मिंगटन का घर है। 18. विल्मिंगटन सिनेस्पेस विल्मिंगटन का भी घर है, एक जो कैलिफोर्निया के बाहर सबसे बड़ा घरेलू टेलीविजन और फिल्म निर्माण केंद्र है। 22. ड्रीम स्टेज 10. इस केंद्र का सबसे नया साउंड स्टेज संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा है। इसमें उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा स्पेशल इफेक्ट्स वाटर टैंक है। 23. 1984 में स्टूडियो परिसर के खुलने के बाद विल्मिंगटन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन गया। कई फिल्में और टेलीविजन श्रृंखलाएं कई शैलियों में शहर में या उसके आसपास फिल्माएं निर्मित की गई है, जिनमें मैक्सिमम ओवरड्राइव 1986, द ब्लैक फोन, ब्लू वेलवेट, द कॉन्ज्यूरिंग, द क्रो 1994,
डॉसन क्रीक, ईस्टबाउंड एंड डाउन, हेलोवीन किल्स, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, आयरन मैन 3, वन ट्री हिल, आउटर बैंक्स, 24, 25 स्क्रीम 2022, द समर आई टर्न्ड प्रिटी, सुपर मारियो ब्रदर्स और टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स शामिल है। 26, 27 इतिहास। यह भी देखे विल्मिंगटन, उत्तरी कैरोलिना की समयरेखा। औपनिवेशिक शुरुआत। मिशेल एंडरसन हाउस 1738 में निर्मित। इस शहर की स्थापना 1730 के दशक में हुई थी। कई अलग अलग नामों न्यू कार्थेज, न्यू लंदन, न्यूटन से गुजरने के बाद इसका नाम विल्मिंगटन हो गया। 1739 में प्रकृतिवादी के चाचा कर्नल विलियम बार्ट्राम ने विल्मिंगटन की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसका नाम उनके एक संरक्षक स्पेंसर कॉम्पटन, अर्ल ऑफ विल्मिंगटन के नाम पर रखा गया। 28-29 नदी के किनारे का क्षेत्र हजारों वर्षों से विभिन्न क्रमिक स्वदेशी संस्कृतियों का निवास रहा है। यूरोपीय लोगों के आगमन के समय ऐतिहासिक मूल अमेरिकी पूर्वी सियोन परिवार से संबंधित जनजातियों के सदस्य थे। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस के राजा द्वारा फ्रांसीसी दल के साथ नियुक्त इतालवी खोजकर्ता जियोवानी दा वेराजानो कथित तौर पर इस क्षेत्र को देखने वाले पहले यूरोपीय थे, जिसमें शहर का वर्तमान स्थल भी शामिल था। क्षेत्र में पहला स्थायी औपनिवेशिक समझौता 1720 के दशक में यूरोपीय बसने वालों द्वारा स्थापित किया गया था। 30 सितंबर 1732 में केप फियर नदी पर जॉन वॉटसन के स्वामित्व वाली भूमि पर इसके उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व शाखाओं के संगम पर एक समुदाय की स्थापना की गई थी। 31 पहले शाही गवर्नर जॉर्ज बरिंगटन द्वारा स्थापित समझौते को न्यू कार्थेज और फिर न्यू लिवरपूल कहा जाता था। धीरे धीरे इसका नाम न्यू टाउन या न्यूटन हो गया। 32 गवर्नर गैब्रियल जॉनसन ने जल्द ही उत्तरी कैरोलिना कॉलोनी के लिए वहां अपनी सरकार स्थापित की। 33 विल्मिंगटन के कुछ शुरुआती निवासी अल्बेमरले और पामलिको क्षेत्रों के साथ साथ वर्जीनिया और दक्षिण कैरोलिना के उपनिवेशों से आए थे, लेकिन अधिकांश नए निवासी उत्तरी उपनिवेशों, वेस्ट इंडीज और उत्तरी यूरोप से आए थे। 34 शुरुआती निवासियों में से कई उत्तरी यूरोप के गिरमिटिया नौकर थे। जैसे जैसे गिरमिटिया नौकरों को आज़ादी मिली और घर पर हालात सुधरने की वजह से कम लोगों को उत्तरी अमेरिका की यात्रा करने के लिए राजी किया जा सका, तो निवासियों ने श्रम की मांग को पूरा करने के लिए दासों की बढ़ती संख्या का आयात किया। 32 1767 तक अफ्रीकी दासों की संख्या लोअर केप फियर क्षेत्र की आबादी का 62% से अधिक थी। 35 कई लोग बंदरगाह में मजदूरों के रूप में काम करते थे। अमेरिकी क्रांति से पहले और बाद में नौसेना के भंडार और लकड़ी ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। क्रांतिकारी युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने विल्मिंगटन के पास फोर्ट जॉनस्टन में एक गैरीसन बनाए रखा। शहर के 3 एल्डरमैन अश्वेत थे। शांति न्यायाधीश, अदालत के उपक्लर्क, सड़क अधीक्षक, कोरोनर, पुलिसकर्मी, डाक क्लर्क और डाक वाहक के पदों पर भी अश्वेत लोग ही थे। 53 उस समय विल्मिंगटन के कुशल कारीगरों जैसे मैकेनिक, बरी, जौहरी, घड़ीसाज, चित्रकार, प्लास्टर, प्लम्बर, स्टीवडोर, लोहार, राजमिस्त्री और पहिया बनाने वालों में 30% से ज्यादा अश्वेत लोग थे। इसके अलावा शहर के 11 रेस्टोरेंट में से 10 के मालिक वे ही थे और शहर के 22 नायों में से 90% वे ही थे। शहर में गोरे लोगों की तुलना में ज्यादा अश्वेत बूट जूते बनाने वाले थे और शहर के आधे दर्जी अश्वेत थे। अंत में 2 भाई अलेक्जेंडर और फ्रैंक मैनली विल्मिंगटन डेली रिकॉर्ड के मालिक थे, जो राज्य का एकमात्र अश्वेत स्वामित्व वाला अखबार था और उस समय देश के गिने-चुने अखबारों में से एक था। 54 1890 के दशक में रिपब्लिकन और पॉपुलिस्टों के गठबंधन ने राज्य और संघीय पदों पर कब्जा कर लिया था। डेमोक्रेट अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करने के लिए दृढ़ थे। इस अवधि में चुनावों के आसपास हिंसा बढ़ गई,
क्योंकि सशस्त्र श्वेत अर्धसैनिक विद्रोही, जिन्हें रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था, अश्वेत और रिपब्लिकन मतदान को दबाने के लिए काम कर रहे थे। श्वेत डेमोक्रेटों ने राज्य विधानमंडल पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और श्वेत वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अश्वेत स्थानीय पदों पर चुने जाते रहे। 1898 का विल्मिंगटन विद्रोह, जिसे विल्मिंगटन रेस दंगा के रूप में भी जाना जाता है, नस्लीय रूप से आवेशित राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था जो गृहयुद्ध के बाद के दशकों में हुआ था और श्वेत डेमोक्रेट्स द्वारा श्वेत वर्चस्व को फिर से स्थापित करने और अश्वेत मतदान को पलटने के प्रयास थे। 1898 में श्वेत डेमोक्रेट्स, पेशेवरों और व्यापारियों के एक कैडर ने अपने उम्मीदवारों के निर्वाचित नहीं होने पर शहर की सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। चुनाव के 2 दिन बाद, जिसमें एक श्वेत रिपब्लिकन को मेयर चुना गया और श्वेत और अश्वेत दोनों एल्डरमैन चुने गए, 1500 से अधिक श्वेत पुरुषों, डेमोक्रेट अल्फ्रेड एम. वारेल के नेतृत्व में, जो 1896 में एक असफल गवर्नर पद के उम्मीदवार थे, ने राज्य में एकमात्र अश्वेत स्वामित्व वाले दैनिक समाचार पत्र पर हमला किया और उसे जला दिया और नए अधिकारियों को भगा दिया। उन्होंने वैध रूप से निर्वाचित नगरपालिका सरकार को उखाड़ फेंका। अगले दिनों में प्रमुख अश्वेत अमेरिकियों और श्वेत रिपब्लिकनों को शहर से निर्वासित कर दिया गया। 46 यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र ऐसा तख्तापलट है। 46-56 गोरों ने अनुमानित 10 से 100 अश्वेतों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। हिंसा में कोई भी श्वेत नहीं मरा। हमलों के परिणामस्वरूप 2100 से ज्यादा अश्वेतों ने शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिससे शहर के पेशेवर और मध्यम वर्ग में एक खालीपन आ गया। जनसांख्यिकीय परिवर्तन इतना बड़ा था कि शहर तख्तापलट से पहले के अश्वेतों के बजाय बहुसंख्यक श्वेत हो गया। 46 इन घटनाओं के बाद उत्तरी कैरोलिना विधानमंडल ने एक नया संविधान पारित किया जिसने मतदाता पंजीकरण में बाधाएं बढ़ा दी, मतदान कर और साक्षरता परीक्षणों की आवश्यकताएं लागू कर दी, जिससे मिसिसिपी की तरह अधिकांश अश्वेत मतदाता प्रभावी रूप से मताधिकार से वंचित हो गए। 1965 के संघीय मतदान अधिकार अधिनियम के लागू होने तक अश्वेतों को राजनीतिक व्यवस्था से अनिवार्य रूप से बाहर रखा गया था। 1830 के दशक में विल्मिंगटन के नागरिक रेल परिवहन का लाभ उठाने के लिए उत्सुक हो गए। इस समय विल्मिंगटन में पंजीकृत शिपिंग टन भार 9035 था। 43 राजधानी रेले से विल्मिंगटन तक रेलमार्ग बनाने की योजनाएं विकसित की गईं। जब रेले के नागरिकों ने परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्टॉक की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया, तो आयोजकों ने टर्मिनस को वेल्डन में बदल दिया। जब 1840 में रेलमार्ग पूरा हुआ, तो यह दुनिया में रेलमार्ग की सबसे लंबी एकल लाइन थी। रेलमार्ग ने विल्मिंगटन और चार्लस्टन के बीच चलने वाले स्टीमबोटों के बेड़े को भी नियंत्रित किया। इनका उपयोग यात्री यात्रा और माल ढुलाई दोनों के लिए किया जाता था। नियमित नाव लाइनें फेयटविले की सेवा करती थीं। सदी के मध्य तक सेंट जेम्स एपिस्कोपल चर्च और शहर के अन्य कब्रिस्तान कब्रों से भर गए थे। 16 नवंबर 1853 को विल्मिंगटन कब्रिस्तान के मालिकों के रूप में संगठित नागरिकों के एक समूह का गठन एक नए कब्रिस्तान के विकास के लिए किया गया था। बर्न्ट मिल क्रीक के आसपास की 65 एकड़ जमीन को ओकरेल कब्रिस्तान के लिए चुना गया था। यह उत्तरी कैरोलिना का पहला ग्रामीण कब्रिस्तान था। 6 फरवरी 1855 को कब्रिस्तान में सबसे पहले 6 साल की एनी डेरोसेट को दफनाया गया था। 44 सेंट जेम्स चर्चयार्ड से कई अवशेषों को नए कब्रिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया था। विल्मिंगटन गैस लाइट कंपनी की स्थापना 1854 में हुई थी। इसके तुरंत बाद स्ट्रीट लाइटें पुराने स्ट्रीट ऑयल लैंप की जगह लाइटवुड और रोसिन से बनी गैस से चलने लगीं। 27 दिसंबर 1855 को पहली आधारशिला रखी गई और एक नए सिटी हॉल का निर्माण शुरू हुआ। थैलियन एसोसिएशन के अनुदान से थैलियन हॉल नामक संलग्न ओपेरा हाउस का निर्माण हुआ।
1857 में शहर ने अपना पहला पब्लिक स्कूल, यूनियन फ्री स्कूल, नन और चर्च स्ट्रीट के बीच छठी स्ट्रीट पर खोला, जहां श्वेत छात्र पढ़ते थे। 45 गृहयुद्ध से पहले विल्मिंगटन की आबादी अश्वेतों की बहुलता में थी। 46 हालांकि ज्यादातर लोग गुलाम थे, शहर में स्वतंत्र अश्वेत लोगों का एक बड़ा समुदाय था, जिन्होंने व्यवसाय और व्यापार विकसित किए। नेट टर्नर के विद्रोह तक उन्हें वोट देने, हथियार रखने और मिलिशिया में सेवा करने की अनुमति थी। विद्रोह के बाद पैदा हुए डर के कारण राज्य विधानमंडल ने स्वतंत्र अश्वेतों के अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किए। गृहयुद्ध। मुख्य लेख: अमेरिकी गृहयुद्ध में विल्मिंगटन, उत्तरी कैरोलिना, कैमरून कला संग्रहालय के पास फोर्क्स रोड की लड़ाई के पुनः मंचन के दौरान तोपों से गोलीबारी। विल्मिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान में अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी गृह युद्ध से संबंधित चिन्ह मौजूद है। गृहयुद्ध के दौरान यह बंदरगाह संघीय और निजी स्वामित्व वाले नाकाबंदी धावकों का प्रमुख अड्डा था, जो इंग्लैंड से अत्यंत आवश्यक आपूर्ति पहुंचाते थे। संघ ने दक्षिण को प्राप्त होने वाले माल को कम करने के लिए नाकाबंदी की। फोर्ट फिशर के पतन के लगभग एक महीने बाद फरवरी 1865 में विल्मिंगटन की लड़ाई में संघीय बलों ने शहर पर कब्जा कर लिया था। विल्मिंगटन कब्जा किया जाने वाला अंतिम संघीय बंदरगाह था। 47 चूंकि लगभग सभी सैन्य कार्रवाई शहर से कुछ दूरी पर हुई थी, इसलिए युद्ध के वर्षों में कई युद्धपूर्व घर और अन्य इमारतें बच गईं। 48 अगस्त 1862 के मध्य में विल्मिंगटन पीले बुखार के एक घातक प्रकोप से तबाह हो गया था। यह बुखार का प्रकोप केट नामक एक नाकाबंदी धावक द्वारा लाया गया था। सूत्रों का कहना है कि धावक के चालक दल के सदस्य जहाज के उतरने से पहले बीमार थे, लेकिन डॉ.W.T. रैग ने बाद में न्यूयॉर्क जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक लेख लिखा था कि जहाज के आने से पहले शहर में कम से कम 5 मामले थे। रैग ने प्रकोप के दौरान कई पीले बुखार के पीड़ितों का इलाज किया और दावा किया कि शहर की गंदगी और भारी बारिश से निकले गंदे पानी के धुएं के कारण यह बीमारी हुई। प्रकोप के अंत तक कम से कम 1500 और शायद 2000 से अधिक लोग पीले बुखार से संक्रमित हो गए। उनमें से 650 से 800 लोगों की मृत्यु हो गई। मृत्यु दर लगभग 40% थी। वाल्टर रीड ने बाद में 1900 में पता लगाया कि 49-50 पुनर्निर्माण युग और 1898 का विद्रोह। मुख्य लेख: 1898 का विल्मिंगटन विद्रोह। विल्मिंगटन सी 1898 पुनर्निर्माण युग के दौरान पूर्व मुक्त अश्वेतों और नवमुक्ति प्राप्त मुक्त लोगों ने शहर में एक समुदाय का निर्माण किया। इसके लगभग 55% निवासी अश्वेत थे। 51-52 उस समय विल्मिंगटन राज्य का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी था। क्रांतिकारी युग। बेल्लामी हवेली प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों को शहर की ओर आकर्षित करती है। एल्टन लेनन संघीय भवन और न्यायालय, एंडी ग्रिफिथ की मैटलॉक टेलीविजन श्रृंखला की पृष्ठभूमि। एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विल्मिंगटन के व्यावसायिक महत्व के कारण क्रांति से पहले के वर्षों में अंग्रेजों के विरोध में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शहर में मुखर राजनीतिक नेता थे जिन्होंने उत्तरी कैरोलिना में प्रतिरोध आंदोलन को प्रभावित और नेतृत्व किया। इनमें सबसे प्रमुख थे विल्मिंगटन निवासी कॉर्नेलियस हार्नेट, जो उस समय जनरल असेंबली में सेवारत थे और जहां उन्होंने 1764 में शुगर एक्ट के विरोध में रैली की थी। जब अगले वर्ष ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य शिपिंग पर एक प्रकार का कर लगाकर क्राउन के लिए राजस्व जुटाना था, तो विल्मिंगटन इसके खिलाफ एक व्यापक प्रदर्शन का स्थल था। 19 अक्टूबर 1765 को सैकड़ों नगरवासी नए कानून के विरोध में एकत्रित हुए। इस कानून का समर्थन करने वाले एक नगरवासी का पुतला जलाया और स्वतंत्रता, संपत्ति और स्टाम्प शुल्क निषेध के नारे लगाए। 31 अक्टूबर को एक और भीड़ स्वतंत्रता के प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार में एकत्रित हुई। हालांकि
पुतले को दफनाने से पहले स्वतंत्रता की धड़कनें देखी गई और जश्न मनाया गया। 38-39 डुप्लिन काउंटी के विलियम ह्यूस्टन को केप फियर का स्टाम्प रिसीवर नियुक्त किया गया था। जब ह्यूस्टन व्यवसाय के सिलसिले में विल्मिंगटन आए, तब उन्हें अपनी नियुक्ति के बारे में पता नहीं था। उन्होंने बताया, निवासी तुरंत मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए और मुझसे स्पष्ट उत्तर मांगा कि क्या मैं डाक टिकटों से संबंधित अधिनियम को लागू करने का इरादा रखता हूं। शहर की घंटी बजाई गई, ढोल बजाए गए, झंडे फहराए गए और लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ। अपनी जान की खातिर और क्रोधित और उग्र भीड़ के मन को शांत करने के लिए ह्यूस्टन ने न्यायालय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 38-40 गवर्नर विलियम ट्रायोन ने विरोध को कम करने के प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 18 नवंबर 1765 को उन्होंने सीधे क्षेत्र के प्रमुख निवासियों के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कानून उनके अधिकारों को सीमित करता है। जब 28 नवंबर को HMS डिलीजेंस पर डाक टिकट पहुंचे, तो ट्रायोन ने उन्हें जहाज पर ही रखने का आदेश दिया। केप फियर नदी पर नौवहन रोक दिया गया, साथ ही अदालतों के कामकाज भी बंद कर दिए गए। 38 ट्रायोन को गवर्नर के रूप में आधिकारिक नियुक्ति मिलने के बाद, यह पद उन्होंने आर्थर डॉब्स की मृत्यु के बाद ही ग्रहण किया था। कैप्टन कॉन्स्टेंटाइन फिप्स द्वारा डिलीजेंस से 1 बजे पर विल्मिंगटन लाया गया और नगर के सज्जनों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनका स्वागत 17 तोपों और उत्तरी कैरोलिना मिलिशिया की न्यू हैनोवर काउंटी रेजिमेंट की गोलाबारी से हुआ, जो सड़कों पर तैनात थी। हालांकि यह गर्मजोशी भरा स्वागत तब बिगड़ गया जब कैप्टन फिप्स और बंदरगाह में मौजूद जहाजों के कप्तानों के बीच उनके ध्वजों के प्रदर्शन को लेकर विवाद हो गया। नगरवासी फिप्स से नाराज हो गए और दोनों पक्षों को धमकियां दी गईं। ट्रायोन द्वारा उनके कार्यों के लिए उन्हें फटकार लगाने के बाद, नगरवासी उनके द्वारा लाए गए पंच और बैल के बैरल के चारों ओर इकट्ठा हो गए। बैरल तोड़ दिए गए, जिससे पंच सड़कों पर फैल गया। उन्होंने बैल का सिर खंभे में फेंक दिया और उसका धड़ गुलाम आबादी को दे दिया। अशांति के कारण ट्रायोन ने अपनी सरकार की सीट विल्मिंगटन के बजाय न्यू बर्न में स्थानांतरित कर दी। 32-41 18 फरवरी 1766 को 2 व्यापारी जहाज बिना स्टाम्प पेपर के ब्रंसविक टाउन पहुंचे। प्रत्येक जहाज ने अपने अपने मूल बंदरगाहों के कलेक्टरों के हस्ताक्षरित बयान दिए कि कोई स्टाम्प उपलब्ध नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश क्रूजर वाइपर के कैप्टन जैकब लोब ने जहाजों को जब्त कर लिया। जवाब में दक्षिणी काउंटियों के कई निवासी विल्मिंगटन में मिले। समूह ने सन्स ऑफ लिबर्टी के रूप में संगठित किया और स्टाम्प अधिनियम के कार्यान्वयन को रोकने का संकल्प लिया। अगले दिन कॉर्नेलियस हार्नेट ने विल्मिंगटन के मेयर और एल्डरमैन सहित लगभग 1000 लोगों को ट्रायोन का सामना करने के लिए ब्रंसविक के नेतृत्व में भेजा। गवर्नर अडिग था, लेकिन एक भील ने जब्त जहाजों को वापस ले लिया। 20वीं सदी विल्मिंगटन बिजौ थिएटर का घर है, जो 1904 में एक तंबू के रूप में शुरू हुआ और 1906 में एक स्थायी संरचना के रूप में आगे बढ़ा। यह 1956 तक संचालित हुआ, जिससे यह राज्य का सबसे पुराना मूवी थिएटर और देश के सबसे पुराने, लगातार चलने वाले थिएटरों में से एक बन गया। 1910 में चार्लोट ने विल्मिंगटन को पीछे छोड़ते हुए उत्तरी कैरोलिना का सबसे बड़ा शहर बन गया। 20वीं सदी के मध्य में कई ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने के प्रयास शुरू हुए। इसके कारण कई ऐतिहासिक इमारतों को ऐतिहासिक स्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया। 1980 के दशक से विल्मिंगटन राज्य में सबसे बड़ा फिल्म और टेलीविजन उत्पादन क्षेत्र बना हुआ है। 60 शहर के अंदर और बाहर कई स्थानों का उपयोग फिल्मांकन के लिए किया गया है। 26-27 विल्मिंगटन शहर का 1918 का एक दृश्य। विल्मिंगटन के तट का 1918 का एक दृश्य। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना शिपबिल्डिंग कंपनी का मुख्यालय था। इस शिपयार्ड की स्थापना
अमेरिकी सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के तहत की गई थी। कंपनी के संचालन के 5 वर्षों के दौरान विल्मिंगटन में श्रमिकों ने 243 जहाज बनाए। 62 फरवरी 1944 से अप्रैल 1946 तक शहर में 3 युद्धबंदी पाव शिविर संचालित हुए। अपने चरम पर इन शिविरों में 550 जर्मन कैदी रखे गए थे। पहला शिविर शिपयार्ड बुलेवार्ड और कैरोलिना बीच रोड के कोने पर स्थित था। जब यह मूल स्थान से छोटा हो गया तो इसे शहर के केंद्र में 8वें और 10वें एवेन्यू के बीच एन स्ट्रीट पर स्थानांतरित कर दिया गया। कैदियों की एक छोटी टुकड़ी को एक तीसरे स्थान पर नियुक्त किया गया, जहां वे अधिकारियों के मेस में काम करते थे और ब्लूथेंथल आर्मी एयरबेस, जो अब विल्मिंगटन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, में ग्राउंड कीपिंग का काम करते थे। 63 21वीं सदी 1990 के दशक की शुरुआत में विल्मिंगटन ने तेजी से विकास करना शुरू किया, आंशिक रूप से फिल्म उद्योग और I-40 के पूरा होने के कारण। 61 शहर ने 1998 में सीगेट और 2000 में मेसनबोरो के क्षेत्रों को सफलतापूर्वक अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय प्रतिक्रिया के बाद 2012 में उत्तरी कैरोलिना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा मंकी जंक्शन के कब्जे को रोक दिया गया था। 64 65 66 2017 में जेनेक्स नामक एक रासायनिक यौगिक, जिसे फेयटविले, उत्तरी कैरोलिना के पास एक केमर्स प्लांट द्वारा छोड़ा गया था, पहली बार केप फियर नदी में मौजूद पाया गया था, जो इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख जल स्रोत है। यह भी पता चला कि वही संयंत्र 1980 से रासायनिक यौगिक का निर्वहन कर रहा था। 67 68 69 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के दौरान शहर के योगदान के कारण विल्मिंगटन को देश में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में नामित किया। 62 ऐतिहासिक स्थलों का राष्ट्रीय पंजीकरण। ऑडुबोन ट्रॉली स्टेशन, ब्रुकवुड ऐतिहासिक जिला, कैरोलिना हाइट्स ऐतिहासिक जिला, कैरोलिना प्लेस ऐतिहासिक जिला, सिटी हॉल, थैलियन हॉल, डेलग्राडो स्कूल, संघीय भवन और कोर्ट हाउस, फोर्ट फिशर, गैब्रियल लैंडिंग, जेम्स वॉकर नर्सिंग स्कूल क्वार्टर, मार्केट स्ट्रीट मेसन जिला, मेसनबोरो साउंड ऐतिहासिक जिला, मूरेस क्रीक राष्ट्रीय युद्ध क्षेत्र, सनसेट पार्क ऐतिहासिक जिला, यूएसएस नॉर्थ कैरोलिना, बीबी 55 राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल, वेस्टब्रुकर्डमोर ऐतिहासिक जिला, विलियम हूपर स्कूल, पूर्व विल्मिंगटन ऐतिहासिक जिला और विल्मिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान ऐतिहासिक स्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर में सूचीबद्ध है। 70 भूगोल मानचित्र, विकिमीडिया, ओपन स्ट्रीट मैप, विल्मिंगटन का इंटरैक्टिव मानचित्र। विल्मिंगटन में आपका स्वागत है चिन्ह। विल्मिंगटन इंटरस्टेट 40 का पूर्वी टर्मिनस है, जो एक पूर्व पश्चिम फ्रीवे है जो 2554 मील दूर कैलिफोर्निया के बार्स्टो में समाप्त होता है, जहां यह दक्षिणी कैलिफोर्निया के प्रवेश द्वार I-15 से जुड़ता है। यह सड़क रास्ते में कई प्रमुख शहरों और राज्यों की राजधानियों से होकर गुजरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना ब्यूरो के अनुसार शहर का कुल क्षेत्रफल 52.97 वर्ग मील 137.2 किलोमीटर 2 है, जिसमें से 51.41 वर्ग मील 133.2 किलोमीटर 2 भूमि और 1.56 वर्ग मील 4.0 किलोमीटर 2.95% जल है। 3 राइट्सविले बीच विल्मिंगटन क्षेत्र का एक आम स्थल है। कैरोलिना बीच और क्योर बीच भी शहर के आकर्षणों में शामिल है। 71 जलवायु। विल्मिंगटन में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कोपेन CFA है, जिसमें ये विशेषताएं है। ग्रीनफील्ड झील में सरू के पेड़। सर्दियां आमतौर पर हल्की होती है। जनवरी में अधिकतम तापमान 50 डिग्री फ़ारेनहाइट 12 C के मध्य और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 C के मध्य रहता है। ज्यादातर वर्षों में बर्फबारी नहीं होती और जब होती भी है तो आमतौर पर हल्की होती है। वसंत ऋतु काफी लंबी होती है, जो फरवरी के अंत में शुरू होकर
मई के शुरुआती दिनों तक रहती है। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में घनी वनस्पतियों की उपस्थिति के कारण वसंत ऋतु में परागकणों का भारी छिड़काव होता है, जिससे छतें और कारें पीली पड़ जाती है। ग्रीष्म ऋतु उच्च आर्द्रता लाती है, जिसमें दैनिक उच्च तापमान आमतौर पर 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और दैनिक निम्न तापमान आमतौर पर 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट 22 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ताप सूचकांक आसानी से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस के निशान को तोड़ सकता है, हालांकि अधिकांश वर्षों में वास्तविक तापमान ऐसा नहीं होता है। गर्म अटलांटिक महासागर के पानी की निकटता और प्रचलित उष्णकटिबंधीय प्रणाली के मार्गों के कारण विल्मिंगटन क्षेत्र तूफान या उष्णकटिबंधीय तूफान गतिविधि के अधीन होता है। ज्यादातर अगस्त से अक्टूबर के प्रारंभ तक हर 7 साल में एक बार की औसत आवृत्ति के साथ ऐसी उष्णकटिबंधीय प्रणालियां तेज हवाएं और बहुत भारी बारिश ला सकती है। कभी कभी एक ही उष्णकटिबंधीय प्रणाली में 4 इंच 100 मिमी या उससे अधिक। अप्रैल सबसे सूखा महीना होता है, जहां औसतन 3 इंच 76 मिमी से ज्यादा बारिश होती है, और अगस्त और सितंबर सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने होते हैं, जहां औसतन 8 इंच 200 मिमी से ज्यादा बारिश होती है। औसतन जुलाई से सितंबर की अवधि में वार्षिक वर्षा का लगभग 40% हिस्सा होता है। शरद ऋतु की शुरुआत में भी आमतौर पर आर्द्रता रहती है, तथा उष्णकटिबंधीय मौसम प्रणालियों, तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान और उष्णकटिबंधीय अवदाब का खतरा सितंबर में चरम पर होता है। शहर के 3 एल्डरमैन अश्वेत थे: शांति न्यायाधीश, अदालत के उपक्लर्क, सड़क अधीक्षक, कोरोनर, पुलिसकर्मी, डाक क्लर्क और डाक वाहक के पदों पर भी अश्वेत लोग ही थे। 53 उस समय विल्मिंगटन के कुशल कारीगरों जैसे मैकेनिक, बरी, जौहरी, घड़ीसाज, चित्रकार, प्लास्टर, प्लम्बर, स्टीवडोर, लोहार, राजमिस्त्री और पहिया बनाने वालों में 30% से ज्यादा अश्वेत लोग थे। इसके अलावा शहर के 11 रेस्टोरेंट में से 10 के मालिक वे ही थे, और शहर के 22 नाइयों में से 90% वे ही थे। शहर में गोरे लोगों की तुलना में ज्यादा अश्वेत बूट जूते बनाने वाले थे, और शहर के आधे दर्जी अश्वेत थे। अंत में 2 भाई अलेक्जेंडर और फ्रैंक मैनली विल्मिंगटन डेली रिकॉर्ड के मालिक थे, जो राज्य का एकमात्र अश्वेत स्वामित्व वाला अखबार था और उस समय देश के गिने-चुने अखबारों में से एक था। 54 1890 के दशक में रिपब्लिकन और पॉपुलिस्टों के गठबंधन ने राज्य और संघीय पदों पर कब्जा कर लिया था। डेमोक्रेट अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करने के लिए दृढ़ थे। इस अवधि में चुनावों के आसपास हिंसा बढ़ गई, क्योंकि सशस्त्र श्वेत अर्धसैनिक विद्रोही, जिन्हें रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था, अश्वेत और रिपब्लिकन मतदान को दबाने के लिए काम कर रहे थे। श्वेत डेमोक्रेटों ने राज्य विधानमंडल पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और श्वेत वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अश्वेत स्थानीय पदों पर चुने जाते रहे। 55 1898 का विल्मिंगटन विद्रोह, जिसे विल्मिंगटन रेस दंगा के रूप में भी जाना जाता है, नस्लीय रूप से आवेशित राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था जो गृहयुद्ध के बाद के दशकों में हुआ था, और श्वेत डेमोक्रेट्स द्वारा श्वेत वर्चस्व को फिर से स्थापित करने और अश्वेत मतदान को पलटने के प्रयास थे। 1898 में श्वेत डेमोक्रेट्स, पेशेवरों और व्यापारियों के एक कैडर ने अपने उम्मीदवारों के निर्वाचित नहीं होने पर शहर की सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। चुनाव के 2 दिन बाद, जिसमें एक श्वेत रिपब्लिकन को मेयर चुना गया और श्वेत और अश्वेत दोनों एल्डरमैन चुने गए, 1500 से अधिक श्वेत पुरुषों, डेमोक्रेट अल्फ्रेड एम. वारेल के नेतृत्व में, जो 1896 में एक असफल गवर्नर पद के उम्मीदवार थे, ने राज्य में एकमात्र अश्वेत स्वामित्व वाले दैनिक समाचार पत्र पर हमला किया और उसे जला दिया और नए अधिकारियों को भगा दिया। उन्होंने वैध रूप से निर्वाचित नगरपालिका सरकार को उखाड़ फेंका। अगले दिनों में प्रमुख अश्वेत अमेरिकियों और श्वेत रिपब्लिकनों को शहर से निर्वासित कर दिया गया। 46
यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र ऐसा तख्तापलट है। 46-56 गोरों ने अनुमानित 10 से 100 अश्वेतों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। हिंसा में कोई भी श्वेत नहीं मरा। हमलों के परिणामस्वरूप 2100 से ज्यादा अश्वेतों ने शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिससे शहर के पेशेवर और मध्यम वर्ग में एक खालीपन आ गया। जनसांख्यिकीय परिवर्तन इतना बड़ा था कि शहर तख्तापलट से पहले के अश्वेतों के बजाय बहुसंख्यक श्वेत हो गया। 46 इन घटनाओं के बाद उत्तरी कैरोलिना विधानमंडल ने एक नया संविधान पारित किया, जिसने मतदाता पंजीकरण में बाधाएं बढ़ा दी, मतदान कर और साक्षरता परीक्षणों की आवश्यकताएं लागू कर दी, जिससे मिसिसिपी की तरह अधिकांश अश्वेत मतदाता प्रभावी रूप से मताधिकार से वंचित हो गए। 1965 के संघीय मतदान अधिकार अधिनियम के लागू होने तक अश्वेतों को राजनीतिक व्यवस्था से अनिवार्य रूप से बाहर रखा गया था। तो बात कर लेते हैं इसके एपिसोडों की। तो एपिसोड हमें 8 देखने को मिलने वाले हैं और रिलीजिंग डेट रहने वाली है इसकी 1 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर 2025 को इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसी सीरीज़ की आपको बताई दी है, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में।